गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 में अपन ने कल 2 टॉपिक पढ़े थे, विद्युत धारा और धारा घनत्व। उन्हीं टॉपिकों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अपन चल रहे हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। समझिए क्या होगा। धातु की बात हो रही है यहाँ पे, और धातु किस प्रकार की होती हैं? चालक होती हैं। अपने चैप्टर नंबर 4 में छोटा सा पॉइंट पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा था अपन ने? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, धातुओं में बद्ध इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। हम यहाँ पर उसी तरीके की अगेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसमें आवेश का क्या पढ़ेंगे अपन? प्रवाह पढ़ेंगे। तो अपन उसी धातु की बात कर रहे हैं। माना कोई ये धातु का नाभिक है, धातु के नाभिक में ये कहें जो भी नाभिक होता है, नाभिक में सदैव क्या पाया जाता है? धनावेश पाया जाता है। तो इसमें क्या स्थित है? धनावेश स्थित है। नाभिक के चारों ओर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो अपन उसी की बात करते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अलग अलग कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। अपन सबसे जो बात कर रहे हैं, सबसे अंतिम कक्ष की बात कर रहे हैं। माना सबसे अंतिम कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक धातु ले लेता हूँ। धातु का नाम है अपना क्या? सोडियम। ठीक है, सोडियम के एग्जाम्पल की सहायता से कर रहे हैं। हम जानते हैं सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। सोडियम का जो द्रव्यमान संख्या है वो 23 होती है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। हम यहाँ देख रहे हैं इसका जो अंतिम कक्षक बनेगा वो कौन सा बनेगा? 3s1 बनेगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 1 है, क्योंकि इसमें कितने आ सकते थे? 2। और ये जो है वो आधा भरा हुआ कक्षक हम इसको बोलेंगे। और जो सबसे अंतिम कक्ष जो होता है, या सबसे अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको नाम दिया जाता है किसका? संयोजी इलेक्ट्रॉन का। तो अपन यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को जो बोलेंगे वो क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, इसी की अपन बात कर रहे हैं। बिल्कुल लास्ट वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यह है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है तो इस पर जो होगा वो आवेश कौन सा होगा? ऋणावेश होगा। ये नाभिक की सहायता से अल्प आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होता है। ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो आवेश होते हैं वो धनावेश हैं, इस पर जो आवेश है वो ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेशों में होगा यहाँ पर क्या? आकर्षण। और आकर्षण होने के कारण ये इस नाभिक को के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ हैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। इसका मतलब यहीं बना रहे। ठीक है, इसलिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस अवस्था में कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमें यहाँ पर बद्ध इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही, हमें यहाँ पर बात करनी है आवेशों के प्रवाह की। यदि आवेशों का प्रवाह हो रहा है उस स्थिति में अपन को इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो कैसी अवस्था में चाहिए? मुक्त अवस्था में चाहिए। जैसा कि कल अपन ने लास्ट टॉपिक को पढ़ा कि जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में हो जाते हैं, मुक्त प्रोटॉन भी गतिशील अवस्था में हो जाता है। फिलहाल अपन यहाँ पर जो लेके आ रहे हैं वो क्या? इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। हम इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाता रहेगा? चक्कर लगाता रहेगा। अपन ने ये चीज़ पढ़ रखी है कि नाभिक के चारों ओर बहुत सारे वृत्ताकार कक्षाएँ स्थित होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से क्या लगाता रहेगा? चक्कर। इलेक्ट्रॉन एक स्थान पर स्थित ना होकर इस पूरे के पूरे वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाता रहेगा? चक्कर लगाता रहेगा। चक्कर लगाने की स्थिति में इसको क्या बोलेंगे हम? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यदि किसी नाभिक की बात करी जाए तो उसमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। सॉरी, नाभिक में नहीं, किसी परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नाभिक में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं जो कैसे हैं, मुक्त हैं। अगर इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनियमित रूप से गति करने के लिए छोड़ दिया जाए, इस तरीके से कह दिया जाए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किसी का भी कोई बंधन नहीं है और आपको आपस में क्या करनी है, गति करनी है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और उनको क्या करनी है, गति करनी है। तो ये स्वेच्छिक हैं तो अपनी मर्जी से इधर उधर गति करेंगे। जैसे अपन एक सुविधा के अनुसार इस तरीके से कह दें, ये कोई एक पात्र है और इस पात्र में बहुत सारे अपने क्या हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अनियमित गति करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे अपनी मर्जी से इधर भाग रहा है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन भाग, मर्जी से जो भी आप लेना चाहो वो यहाँ पे ले सकता है। तीसरा इधर भाग रहा है तो चौथा इधर भाग रहा है, पाँचवा इधर तो छठा इधर, सातवां, आठवां, ऐसे ही एंड सो ऑन। ये सभी दिशाओं में क्या करेंगे, अनियमित रूप से गति करेंगे। अपन ने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उस टॉपिक में इसी तरीके की बात की गई थी। यदि किसी पात्र में क्या ले लिया जाए, गैस ले ली जाए, तो उस पात्र में जो गैस के अणु हैं वो भी इसी प्रकार की गति करते हैं। वो भी क्या करते हैं, इसी प्रकार की गति करते हैं, अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से कह रहा हूँ, बात वही रहेगी। कुल मिला के अपन कहना ये चाह रहे हैं, मैं इस टॉपिक को इस टॉपिक से रिलेटेड करूँ तो अपन ये कहेंगे, यदि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र हैं तो वो इस तरीके से गति करते हैं जैसे गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। किस तरीके से, गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अब अपन गैस के अणुओं के लिए जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं वही कॉन्सेप्ट किसके लिए बनाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के लिए बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर अपन ये बात जो है, ये चैप्टर नंबर 14 की बात है, वहाँ पर अपन कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, दोनों यहाँ पर शब्द पढ़ेंगे। मैं पहले गैस के अणुओं के लिए बात करता हूँ, गैस के अणुओं से रिलेट कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों को तुरंत अपनी बात आ जाएगी। किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं अपन, माना सुविधा के अनुसार ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहे, गैस के अणु कह सकते हो। गैस का अणु गतिशील अवस्था में होगा, माना इसने गति इतनी कर ली, ठीक है, और इतनी गति करके वह किसी अन्य अणु से टक्कर करता है। ठीक है, वहाँ पर जब गैस के अणु के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं गैस के अणु प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। ठीक है, और प्रत्यास्थ की परिभाषा आपने ये भी पढ़ ली है। प्रत्यास्थ शब्द क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर की यदि हम बात करें तो प्रत्यास्थ होता क्या है, ऐसी कोई टक्कर जिसमें संवेग एवं ऊर्जा दोनों परस्पर क्या बने रहें, समान बने रहें। टक्कर से पहले के और टक्कर के बाद के भी टक्कर जो है वो कौन सी कहलाएगी, प्रत्यास्थ टक्कर है। इसका मतलब ऊर्जा की किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं होगी। तो अपन कह सकते हैं गैस के अणु जब यहाँ से चल के दूसरे से टक्कर करता है तो वो कौन सी टक्कर करता है, प्रत्यास्थ टक्कर करता है। साथ के साथ यहाँ पर एक शब्द और परिभाषित करेंगे, वो है मुक्त पथ। मुक्त पथ क्या होगा, टक्कर से पूर्व। यदि अणु की बात कर रहे हैं तो अणु के लिए बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेंगे। फिलहाल अपन मैं गैस के लिए बता रहा हूँ, जैसा गैस होता है सिमिलरली रिलेट कर देंगे अपन किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, तो टक्कर से पूर्व गैस के अणुओं द्वारा चली गई दूरी। मुक्त पथ क्या कहलाएगा, टक्कर से पूर्व गैस के अणुओं द्वारा चली गई दूरी। कोई इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चल के वो कहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो ये जो दूरी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, उसके लिए मुक्त पथ हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले उसे रोकने वाला कोई नहीं था। ठीक है,
सुविधा के अनुसार अपन इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही टक्कर करता है गैस का अणु, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, टक्कर करने के पश्चात वह स्वैच्छिक किसी भी दिशा में गतिशील अवस्था में हो सकता है। यहाँ पर भी यही कहानी होगी। जैसे ही ये अणु टक्कर करेगा इससे, हो सकता है ये कोई और दिशा में चला जाए और ये कोई और दिशा में चला जाए, ठीक है। तो उसके बाद अपन इसकी बात कर रहे हैं, इसको छोड़ो, ये इस दिशा में गतिशील हो गया, ठीक है। ये एक ही अणु पकड़ रखा है अपन ने, बाकी अणु को अपन वहाँ पे ठहरा हुआ मान के चलता है। एक अणु गतिशील अवस्था में टक्कर करी, उसका क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये इस वाली डायरेक्शन में चला गया। ऐसे ही ये दूसरी इस तरीके से डायरेक्शन चला जाएगा, इस तरीके से, और भिन्न भिन्न अणुओं के साथ क्या करता रहेगा, टक्कर करता रहेगा और एक जिगजैग पाथ बना लेगा। कैसा पथ बना लेगा? टेढ़ा मेढ़ा पथ। इसको अपन क्या कहेंगे? जिगजैग पथ। तथा अणु द्वारा इस प्रकार की चली गई दूरी को एक अलग नाम देते हैं, जो होता है ब्राउनियन गति। कौन सी? ब्राउनियन गति इस अणु की कहलाती, ठीक। अपन ने यहाँ पर दूसरी परिभाषा और दे रखी है, माध्य मुक्त पथ, ठीक है। क्या परिभाषित करेंगे? किसी एक अणु द्वारा चले गए मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ये मुक्त पथ है, ठीक है। ये भी एक मुक्त पथ है, ये भी एक मुक्त पथ है, ये भी एक मुक्त पथ है, ये मुक्त पथ है, ये मुक्त पथ है। इन सभी का समय अलग अलग भी हो सकता है। माना पहले वाले के लिए T1 है, दूसरे के लिए T2, तीसरे के लिए T3, T4, T5, T6 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है, ठीक है। किसी एक अणु के मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है, ठीक है। तथा माध्य मुक्त पथ में पूरी की पूरी दूरी की बात हो रही है। माध्य मुक्त पथ को तय करने में लगा समय उसको एक अलग ही राशि से बोलते हैं, टो से व्यक्त करते हैं, और टो को बोलते हैं विश्रांति काल। क्या बोलेंगे? विश्रांति काल। तो यहाँ पर अपन दोबारा मैं अगेन परिभाषित कर रहा हूँ, अपन ने क्या क्या किया। हम पढ़ रहे हैं धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। सबसे पहले अपन ने यहाँ से क्या परिभाषित किया? मुक्त आवेश परिभाषित किया, वो भी इलेक्ट्रॉन की सहायता से। और अपन जानते हैं कि धातु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? बद्ध भी होता है और मुक्त भी होता है। हम वहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? मुक्त अवस्था में लेके चल रहे हैं। यदि कोई पदार्थ ले दिया जाए तो उसमें बहुत सारी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं। ये इस प्रकार से गति करते हैं जैसे किसी बंद पात्र में गैस के अणु गति करते हैं, ठीक है। फिर अपन ने गैस के अणु के लिए जो कॉन्सेप्ट अपन ने पहली क्लासों में पढ़ लिया उन्हीं को यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। उनके हिसाब से अपन कह रहे हैं जब कोई गैस का अणु स्वतंत्र रूप से चलता है तो वह अन्य अणुओं से प्रत्याश टक्कर करता है। प्रत्याश टक्कर वह टक्कर होती है जिसमें संवेग एवं ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ऊर्जा का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता, प्रत्याश टक्कर कहलाता है। एक अणु टक्कर से पूर्व जितनी दूरी तय करता है वो मुक्त पथ कहलाती है, ठीक है। तो अपन ने मुक्त पथ, और उन मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। साथ के साथ अपन ये कहेंगे ये किस प्रकार की गति तय करता है? ब्राउनियन गति या जिगजैग पाथ पर गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये सेम कॉन्सेप्ट सब के सब आ जाएंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। आगे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब ये पार्टिकल सभी यहाँ देखो अपन एक ही अणु की बात करें, एक अणु ने इससे टक्कर करी, हमने इसकी नहीं सोची सेकंड वाले की इसका क्या हुआ, हम केवल इसकी कह रहे थे। ये टक्कर करके ऐसे मुड़ गया, फिर यही वाला यहाँ पहुँच गया, इस वाले से टक्कर करी, फिर अपन ने इसका कोई जिक्र नहीं किया कि ये कहाँ गया, ठीक है। जब ये सभी के सभी, अब मैं अणु छोड़ के इलेक्ट्रॉन शब्द यूज ले रहा हूँ, जब ये सभी के सभी अणु इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं तो ऐसा मान सकते हैं एक अणु
एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से, या कहीं भी ऐसे इस तरीके से अनियमित गति करते हैं, तो उस स्थिति में इनका नेट वेग जो होता है वो कितना होता है, 0। वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी नेट कितनी होगी, 0, क्योंकि हो सकता है पहले को दूसरा रोक रहा हो, दूसरे को तीसरा रोक रहा हो, तीसरे को वापस आके पहला रोक दे, तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो नेट वेग है वो कैसा है, 0 है। यदि इनको किन्हीं बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया जाए, ठीक है, तो मैं यहीं चलो एक चित्र और बना देता हूँ। जैसे यही अपना पथ है और इस पथ बॉक्स है, और इस बॉक्स में अपन क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और अपन साथ के साथ ये कह रहे हैं यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, और बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, E है। अगर इन पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहली बात तो एक व्यवस्थित क्रम में आ जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा। वैसे तो आवेश पर जो बल लगता है F बराबर Q ही बल लगता है, ठीक है। अपन Q की जगह स्पेशली डिसाइड करके चल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है तो अपन कह सकते हैं Q बराबर क्या होगा, माइनस E होगा, तो F बराबर क्या कह सकते हैं, माइनस Q की जगह अपन क्या कहेंगे, E बल। तो अपन ये बात कह सकते हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है या इलेक्ट्रॉनों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है, सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लग जाता है F बराबर माइनस E। किसके कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। इसका मतलब बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। बल की दिशा, ये माइनस चिन्ह यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से अपन कह सकते हैं बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसी होगी, विपरीत दिशा में। इसका मतलब अपन ने इस वाले में इधर विद्युत क्षेत्र दिखा रखा है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक निश्चित दिशा में क्या लग जाएगा, बल लग जाएगा, जिससे ये सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की इन इलेक्ट्रॉनों की गति या इन इलेक्ट्रॉनों के वेग को एक अलग नाम दिया जाता है, जिसका नाम है अपवाह वेग। क्या नाम होगा, अपवाह वेग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो V सफिक्स में क्या लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, D लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं थ्योरी का टॉपिक है, मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के ये थोड़ा मैथमेटिकल टाइप बना दिया है। अपन शुरुआत करेंगे धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। अब मैं एक थ्योरी में बोल रहा हूँ जो आपके नोट्सों में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, यह है। तो उसमें क्या कहेंगे अपन, इस तरीके से कहेंगे कि हम जानते हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में गतिशील अवस्था में होते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है। ये एक बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई टक्कर से पूर्व तय की गई को मुक्त पथ कहते हैं, तथा यदि इन मुक्त पथों का औसत ले दी जाए इन्हें माध्य मुक्त पथ कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये ब्राउनन गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं, ठीक है। साथ के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो टक्कर करने के पश्चात समय लेते हैं, और माध्य मुक्त पथ तय करने के दौरान लिया गया समय विश्रांति काल कहलाता है। इसे टो से व्यक्त करते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका वेग सभी दिशाओं में होने के कारण नेट वेग का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लग जाता है, जिससे ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिशील अवस्था में हो जाते हैं। इनके कारण इनका एक निश्चित वेग आ जाता है। इसी वेग को क्या नाम दिया जाता है, अपवाह वेग नाम दिया जाता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो किसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अपवाह वेग का। जस्ट अगला टॉपिक की शुरुआत जो होगी वो इसी टॉपिक के साथ होगी, किसके साथ, अपवाह वेग। थ्योरी का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम्स के साथ बना दिया है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं अपन। जस्ट अपना अगला टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, अपवाह वेग तथा गतिशीलता, ठीक है। पिछले वाले टॉपिक में अभी अपन पढ़ के हैं अपवाह वेग। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपवाह वेग को परिभाषित करेंगे। दो अलग अलग टॉपिक हैं ये, दोनों अलग अलग टॉपिकों को परिभाषित करेंगे।
अपवाह वेग अपन ने थ्योरेटिकल में तो पढ़ लिया है, अब जो अपन पढ़ना चाह रहे हैं वो किस में, मैथमेटिकल तरीके से यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अपवाह वेग को अपन ने अभी अभी क्या बोला, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का वेग क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। यहाँ पर अपन इसकी परिभाषा लिख देते हैं एक बार, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का वेग अपवाह वेग कहलाता है। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे V सफिक्स में D से व्यक्त करते हैं। वैसे तो वेग को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन अपवाह को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने की वजह से यहाँ पर क्या लगाया जाता है, D लगाया जाता है। साथ के साथ अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा भी होती है। वो दिशा कौन सी होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा। और जब अपन ये कह के ही चल रहे हैं कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की अपन को क्या ज्ञात है, दिशा ज्ञात है। दिशा ज्ञात है तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि। नॉर्मली अपन वैसे भी जानते हैं वेग जो होती है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अभी अभी अपन ने क्या कहा था, हम ये कह रहे हैं कि जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है उस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है वो F बराबर माइनस ई बल लगता है, किस पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, F वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर। क्या कहेंगे अपन, F वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर। जो भी अपन जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था, या अपन फॉर्मूला जानते हैं F बराबर क्यू ई या E बराबर F अपॉन क्यू। चूँकि Q बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F बराबर माइनस ई आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। साथ के साथ अपन ये कहें, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा त्वरण a है तो इलेक्ट्रॉन पर बल। एक सिंपल फार्मूला अपन जानते हैं बल का, और बल का फार्मूला द्रव्यमान और त्वरण में एक संबंध होता है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, F बराबर ms। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यदि परिवर्ती वेग से गतिशील अवस्था में है, और सीधी सी बात है जो अपन यहाँ पे ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करता है, टेढ़ी मेढ़ी गति है, तो यहाँ पर ये T1 समय ले रहा है, यहाँ पे T2 समय ले रहा है, यहाँ पे T3 समय ले रहा है, यहाँ पे T4 समय ले रहा है। इसका मतलब उसका जो वेग है वो कैसा है, परिवर्तित है। और यदि उसका वेग परिवर्तित है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। और त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तो उस पर एक अन्य प्रकार का बल और लगेगा, जो क्या होगा, F बराबर ma बल होगा। समीकरण नंबर 1 जो है वो भी किसके लिए है, बल के लिए है। समीकरण नंबर 2 जो है ये भी किसके लिए है, बल के लिए है। तो समीकरण 1 और 2 कैसे हो जाने हैं, बराबर हो जाते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अपन क्या कह सकते हैं, ma वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। यहाँ से a वेक्टर की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, माइनस ई वेक्टर अपॉन m। तुरंत का मान हमने निकाल लिया, और तुरंत का मान क्या निकल के आया, माइनस ई वेक्टर अपॉन m जो है वो किसका मान है, त्वरण का मान है। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। मैं एक बार अगेन रिवाइज कर देता हूँ। हमको जो हेडिंग पढ़ रखी है अपन ने, अपवाह वेग निकालना है। अपवाह वेग होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो होता है वो क्या होता है, अपवाह वेग होता है। ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के वेग माने, और अपन उसमें ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक डब्बा बनाया था, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे और सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग एक निश्चित दिशा में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो पूरे के पूरे निकाय के लिए भी वेग क्या रहेगा, अपना अपवाह वेग रहेगा। तो यहाँ पर हम औसत लेना चाहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एक के लिए, और अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का वेग जो रहेगा वो क्या रहेगा, अपवाह वेग रहेगा। यदि अपन ये कहें किसी एक इलेक्ट्रॉन का वेग v है तथा पूरे के पूरे निकाय का वेग vd है, अपवाह वेग है क्या, vd, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर न्यूटन की समीकरण इस्तेमाल कर रहे हैं औसत वेग निकालने के लिए। और न्यूटन की समीकरण अपन जानते हैं, न्यूटन की समीकरण क्या है, गति की समीकरण 3 प्रकार की हैं। v बराबर फर्स्ट समीकरण u प्लस at, सेकेंड s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इस वाली समीकरण का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें से एक समीकरण, तो अपन यहाँ पे कहेंगे न्यूटन की प्रथम समीकरण से, और वो भी किसकी समीकरण लेनी है अपन को, गति की समीकरण लेनी है, न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण से। हम जानते हैं क्या, v बराबर u प्लस at। ठीक है, a का मान हम यहाँ से निकाल चुके, a का मान जो है वो क्या है, माइनस ई अपॉन एम है। यदि आप सदिश के रूप में लेके चल रहे हो तो इस पर सदिश लगाइए, इस पर सदिश लगाइए, इस पर सदिश लगा लीजिए। समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से क्या कहेंगे, v वेक्टर बराबर u वेक्टर माइनस ई वेक्टर अपॉन m इंटू टी। ठीक है, ये तो पर्टिकुलर बात हो रही है किसके लिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि संपूर्ण निकाय के लिए बात कर दिया जाए तो उस टाइम बात चली जाएगी किस में, औसत में बात चली जाएगी। तो अपन क्या लेंगे, यहाँ पे औसत लेके चलेंगे। ठीक है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अगर बात करें हम, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा हूँ औसत वेग। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, अब यहाँ पर औसत की बात कर रहे हैं। औसत के चिन्ह को अपन इस तरीके से व्यक्त करते हैं, इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू या औसत मान भी कहते हैं। हम यहाँ पर निकाय के औसत वेग को परिभाषित कर चुके हैं। अपन ने ये वाला डायग्राम बनाया था, इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को अपन ने इस तरीके से गतिशील कर दिया था। तो उसमें सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या आ गया था, vd आ गया था। ठीक है, जिसे अपन ने क्या कहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा है, अपवाह वेग कहा है। तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, vd प्रतिस्थापित कर सकते हैं। हम बात करें, हम निकाय में जब प्रारंभिक वेग की बात कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से एक इस वाली डायरेक्शन में गति कर रहा है, ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। यदि पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो उसका वेग होगा जिसको अपन ने प्रारंभिक वेग यू बोल रखा है। ठीक है, लेकिन सभी की बात करी जाए तो फाइनली अपन ने क्या कहा था, इसका जो नेट वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। सभी के सभी इलेक्ट्रॉनों का कि एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से या चौथा पहले से, कहीं ना कहीं इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत दिशा में आके वेग को क्या करते, निरस्त करते, और उनका औसत जो आता वो क्या आता, 0 आता। औसत केवल उन राशियों का होगा जो समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, चाहे आज देख लीजिए, चाहे कल देख लीजिए, चाहे परसों देख लीजिए, तो ये बाहर आ जाएगा, इसका कोई औसत नहीं। विद्युत क्षेत्र हमारे द्वारा लगाया गया है, समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रहा। अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र वहाँ पर लगा रखा है, तो ई जो बना रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, उसको कभी भी नाप लीजिए, कभी भी तोल लीजिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या बना रहेगा, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम बना रहेगा। T
औसत जो आएगा वो केवल और केवल क्या आएगा, समय का आएगा। और अपन ने समय के लिए कह रखा है, माना किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो टक्कर में कितना समय ले रहा है, T1 है, दूसरा कितना ले रहा है, T2 है, तीसरा कितना ले रहा है, T3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये कितने Tn। और इन सभी द्वारा लिए गए समय को अपन ने किससे व्यक्त कर रखा है, टो से व्यक्त कर रखा है। और ये टो क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। तो अपन टी के औसत को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टो से व्यक्त कर सकते हैं, बराबर माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टो। तो ये आ जाएगा हमारा किसका सूत्र, अपवाह वेग का सूत्र। अभी केवल और केवल क्या आया है, अपवाह वेग आया है। अभी कौन बाकी है, गतिशीलता बाकी है। एक बार अगेन मैं बता देता हूँ, अपवाह वेग क्या होगा। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया जाता है तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में वेग हो जाता है। इसी वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या कहलाएगा, अपना अपवाह वेग कहलाएगा, जिसे व्यक्त किससे करते हैं, वीडी से। नॉर्मल अपन ने कॉन्सेप्ट लिया, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा विद्युत क्षेत्र के कारण F बराबर माइनस ई, और उसके द्रव्यमान और त्वरण के कारण F बराबर m है। दोनों समीकरण को बराबर किया, बराबर करके अपन ने क्या निकाल लिया, इनका त्वरण निकाल लिया। साथ के साथ न्यूटन की 3 समीकरणें हैं। उन 3 समीकरणों में से अपन ने पहली समीकरण यहाँ पे यूज़ लिए, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण है और t समय है। अपन ने v बराबर u प्लस ए टी यहाँ पर यूज़ लिया है। समीकरण नंबर 3 से a का मान रखा यहाँ पे, तो v बराबर u, a का मान रखा तो माइनस ई अपॉन एम इंटू टी। और ये तो केवल बात हुई किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। पर्टिकुलर निकाय की बात कर दी जाए तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, औसत ज्ञात कर देंगे। जैसे ही अपन औसत ज्ञात करेंगे, सबका क्या लगा देंगे, औसत लगा देंगे। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है, औसत का होता है। जो अपन कहते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वही चीज़ें यहाँ पे ये अपन ने क्या ले दिया, औसत ले दिया। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन का वेग v1 है, दूसरे का v2 है, तीसरे का v2 है, और पूरे के पूरे निकाय का बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपन क्या मानते हैं, अपवाह वेग मानते हैं, vd यहाँ पे रख दिया। एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभ वेग तो होता है कुछ ना कुछ, लेकिन एक इधर गतिशील है, दूसरा इधर गतिशील है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर है, छठा इधर है। आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसका जो नेट वेग आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। औसत वेग जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आ गया, ई कांस्टेंट है, कैपिटल ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, इनका औसत नहीं निकलेगा, इनको अपन ने बाहर निकाल दिया। केवल टी का औसत निकल के आया, वो क्या है, टो, जहाँ टो क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। ये अपन ने किसको परिभाषित किया, अपवाह वेग को परिभाषित किया। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जो इसका सेकंड पॉइंट है, गतिशीलता। छोटा सा पॉइंट है गतिशीलता, देखिए। अभी जो अपन ये बात कर रहे थे कि यदि कोई निकाय है, इस निकाय पर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और इस पर क्या लगा दिया जाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इनका एक वेग भी आ जाता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, अपवाह वेग कहेंगे। और उसको अपन किससे व्यक्त कर रहे हैं, वीडी से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपन ये कहें जैसे जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन की गति करने की दिशा, गति जो होगी वो भी कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसका मतलब इनका अपवाह वेग कैसा हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं बाह्य विद्युत अपवाह वेग का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। किसका मान, अपवाह वेग का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। ये कॉन्सेप्ट समझिए कि ई का मान बढ़ाने से वीडी का मान कैसे बढ़ता है। जैसे अपन ने थोड़ा विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये संरेखित हो गए, विद्युत क्षेत्र बढ़ाया, अब ये गति करना प्रारंभ करेंगे तेज अवस्था में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि इन पर ये वाला फॉर्मूला लग ही रहा है, F बराबर माइनस क्यू ई। तो ई बढ़ाने से F का मान बढ़ रहा है, बल का मान बढ़ रहा है, और बल के कारण ये क्या होंगे, गतिशील अवस्था में होंगे, और गतिशील होने के कारण इनके वेग के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अपन कह सकते हैं अपवाह वेग
बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसका मतलब VD, अपवाह वेग को अपन रिप्रेजेंट करते हैं VD से, इज प्रोपोर्शनल टू E। विद्युत क्षेत्र अपवाह वेग का मान किसके समानुपाती? E के समानुपाती। हम जानते हैं जब किसी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक निकल के आता है, यहाँ पर वही नियतांक निकल के आएगा म्यू E। साथ के साथ यहाँ पर एक चिन्ह और लगाएंगे जो कौन सा होगा? माइनस का होगा। माइनस चिन्ह क्या चीज़ प्रदर्शित करेगा कि विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर अपवाह वेग का मान बढ़ेगा, लेकिन कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में यहाँ पर अपवाह वेग का मान बढ़ता है। विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर अपवाह वेग का मान बढ़ेगा, लेकिन कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। अपन यही कह रहे हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र इस वाली डायरेक्शन में लगा रखा है तो इलेक्ट्रॉन की गतिशील इस वाली डायरेक्शन में जाएगी, विपरीत दिशा में जाएगी। इस कारण विपरीत दिशा में इसका वेग के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। जहाँ यहाँ अपन म्यू को परिभाषित करते हैं, म्यू वैसे तो क्या कहलाएगा? समानुपाती नियतांक है, और इसी समानुपाती नियतांक को ही क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। क्या कहेंगे अपन? इसे गतिशीलता कहते हैं। तो यदि अपन को गतिशीलता परिभाषित करनी है तो अपन गतिशीलता किस तरीके से परिभाषित करेंगे? मैं यहाँ से सदिश हटा रहा हूँ तो मुझे इस माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये माइनस चिन्ह केवल और केवल दिशा को व्यक्त करता है, और दिशा को भी क्या है कि VD और E परस्पर कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में है। केवल इस चीज़ को ये चीज़ व्यक्त करता है, विपरीत दिशा को व्यक्त नहीं करता। ठीक है, परिमाण में लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं VD इज इक्वल टू म्यू ई। तो म्यू बराबर VD अपॉन E। गतिशीलता को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? यहाँ से दिखाई दे रहा है अपन को, अपवाह वेग तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं अपवाह वेग व बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात गतिशीलता, इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी। कहलाते हैं। ठीक है, तो गतिशीलता किस चीज़ को व्यक्त करेगी कि वो जो आवेश हैं वो कितने अधिक गतिशील अवस्था में हैं, ये चीज़ कौन प्रदर्शित करेगा? गतिशीलता व्यक्त करेगी। साथ ही साथ आप चाहो तो यहाँ से VD की वैल्यू प्रतिस्थापित कर लीजिए। VD की नहीं तो ऐसा कह लीजिए, एक तो ये वाले समीकरण है, एक ये वाला समीकरण है। इन दोनों समीकरणों में अपन यहाँ से म्यू का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन इक्वेशन डाल सकते हैं। लास्ट मेरे को ध्यान नहीं है मैंने कितना डाला, तो इसको कंटिन्यू बढ़ाते रहें। इसको एक इक्वेशन डाल दें, 1 2 3 आया था शायद यहाँ पे। ठीक है, इसको 4 डालेंगे, इसको 5 डालेंगे, और अपन कह सकते हैं समीकरण 4 एवं 5 की तुलना कर लें। समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर कीजिए जी। यहाँ पर VD बराबर माइनस म्यू ई है, यहाँ पर VD बराबर माइनस, इस ई को पीछे ले जाओ, टो को आगे ले जाओ, तो अपन कंपेयर करके कह सकते हैं म्यू बराबर ई टो बटे एम। क्या कह सकते हैं? ई टो बटे एम। इक्वेशन नंबर 6। कोई से भी फॉर्मूला बोल सकते हो। म्यू का फॉर्मूला एक ही आ गया, VD अपॉन ई आ गया, एक म्यू का फॉर्मूला ये आ गया, ई टो अपॉन एम। गतिशीलता एवं अपवाह वेग की अपन को यहाँ से क्या परिभाषित करना पड़ेगा? विमा और मात्रक परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि अपवाह वेग जो है उसका मात्रक बताने की जरूरत नहीं है। वेग का मात्रक आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो बात है वो किसकी बात करें अपन? गतिशीलता की बात करें।
और गतिशीलता की बात करें तो मात्रक भी चाहिए और विमा भी चाहिए। ठीक है, मात्रक अपन किसकी सहायता से निकाल सकते हैं? चाहे तो अगर ये फॉर्मूला यूज़ लेना है इसकी सहायता से मात्रक निकालिए, ये फॉर्मूला यूज़ लेना है इसकी सहायता से मात्रक निकालिए। मैं दोनों के तरीके से आपको बता देता हूँ जिनसे आपको निकालना है। जैसे सबसे पहले मैं इसकी सहायता से निकालूँ, ये ध्यान दीजिएगा ये अपवाह वेग है, इसको विभवांतर लेके मत चल दीजिएगा, इनमें अंतर समझिएगा। ठीक है, और वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q, तो न्यूटन बटे कूलम। क्या आ जाएगा इसका मात्रक? न्यूटन अपॉन कूलम। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्या कह सकते हो? कूलम ऊपर चला जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू न्यूटन इंटू कूलम। क्या जाएगा? C ऊपर चला गया, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड, इस तरीके से बोलिए। ठीक है, यदि हमें विमा चाहिए तो विमा भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से भी तुम इसका मात्रक निकाल सकते थे। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। विमा यदि चाहिए तो मीटर की हो गई क्या? L1, C कूलाम की हो गई क्या? A1 T1 आवेश है, सेकंड की हो गई क्या? T1, न्यूटन की M1 L1 T-2, कई बार अपन निकाल चुके हैं। काट पीट लीजिए, T1 से T1, L1 से L1, क्या बना? M-1। ठीक है, ऐसे काटते नहीं है लेकिन फिर भी मैं शो कर रहा हूँ आपको। उसके बाद L जो अपन को प्राप्त हुआ वो कितना? 0, T अपन को जो प्राप्त हुआ वो कितना? 2, और A अपन को जो प्राप्त हुआ वो कितना? 1 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन नंबर 6 से यहाँ से मात्रक वगैरह निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन आवेश है, आवेश का जो होता है वो क्या होता है? A1 T1 होता है। ठीक है, तो विश्रांति काल है, समय का औसत है, लेकिन है तो समय ही, और समय का औसत है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? T1 आ जाएगा, बटे M द्रव्यमान है और द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा? M1 आ जाएगा। तो वही हो गया M-1 T2 A1। L0 है, मैंने उसको दिखाया नहीं है, तो कोई से भी फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। सभी फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो अपना कैसा आएगा? समान आएगा। ये हुआ अपना कौन सा? अपवाह वेग एवं गतिशीलता के मान।